कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाई बहनों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं गंदरू। नमस्कार, जोहार। किसान भाई, आज आपके कार्यक्रम में आपके लिए ढेरों जानकारियां हैं, लेकिन आइए हम लोग सबसे पहले जुड़ते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय कृषि मंडी से जुड़ जाएगा रांची। बरसात से पहले राज्य में 1 लाख डोभा बनाने की है योजना। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। रांची स्थित कृषि बाजार समिति 15 को राष्ट्रीय कृषि मंडी से जोड़ने की योजना है। भारत सरकार 8 राज्यों की 20 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि मंडी से जोड़ने वाली है। इसमें झारखंड से एक मंडी रांची को चुना गया है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र भेजा है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सिंचाई सुविधा और भूगर्भ जलस्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने डोभा निर्माण का काम शुरू कर दिया है। जिन किसानों ने अपने खेतों में डोभा निर्माण की मंजूरी दी है, वहां बरसात से पहले काम पूरा करने को कहा गया है। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में 90% अनुदान पर 1 लाख डोभा का निर्माण किया जाएगा। कृषि विभाग ने विभिन्न जिलों से हर महीने कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। व्यक्तिगत स्तर पर जैविक खेती करने से ज्यादा सुविधाजनक और फायदेमंद है सामूहिक रूप से जैविक खेती करना। इससे जैविक खेती के लिए जमीन का प्रमाणीकरण के लिए किसी संस्थान को मृदा परीक्षण करना भी आसान होगा। खेतों में रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग आज हमारे लिए गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो नष्ट हो ही रही है, इसका जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है। रासायनिक खेती से निजात पाने का एक ही तरीका है कि हम जैविक खेती को अपनाएं। जैविक कृषि यदि सामूहिक स्तर पर किया जाए तो इससे अच्छे परिणाम आते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जैविक खेती में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने खेतों में किसान भाई अगर सिंगल स्तर पे करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन पूरे के पूरे कई किसानों का समूह बना के उसका सर्टिफिकेशन कराना आसान होता है। और साथ में जो पोषक तत्व, चूँकि इसमें कोई भी बाहरी पोषक रासायनिक चीज़ नहीं जानी चाहिए, तो अगर बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो किसान भाइयों को ये करने में सुविधा होगी। राज्य के जो किसान झाड़ीदार फ्रेंच बीन की आगात खेती करना चाहते हैं, वो मई से जून तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंग ग्लेस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन से यदि किसान भाई अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसकी उन्नत किस्मों का प्रयोग करें, जैसे पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस। 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इन किस्मों को लगाएं। कतार से कतार 40 सेंटीमीटर एवं पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर्त 80 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम की दर से करें। कीट एवं रोगों की रोकथाम के लिए नीम से निर्मित कीटनाशी का व्यवहार करें। बिरसा बीज सा खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत में कतारों में बीज की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसीमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल और पत्र छेदक कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, फल छेदक व पत्र छेदक कीट आपकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो कुछ सावधानियों को अपनाकर आप अपने फसलों को इनके प्रकोप से बचा सकते हैं। इन कीटों की रोकथाम के लिए 250 किलो नीम की खल्ली में 20 किलो DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग देख रहे थे कृषि समाचार, और कृषि समाचार के तहत हमने ढेरों जानकारियाँ ली। बाजार का हाल समाचार जाना, मौसम का भी मिजाज जाना। किसान भाई, हमारे कार्यक्रम में आज ढेरों जानकारियाँ हैं, लेकिन हम चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार सभी किसान भाई बहनों का हमारे कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। किसान भाई, जहाँ तक जानकारियों की बात है, तो आज हम सबसे पहले जानकारी करेंगे उद्यानिकी फसलों के बारे में। इसमें है कि अगर हम उद्यानिकी फसल अगर कर रहे हैं तो बहुस्तरीय जो कृषि प्रणाली है उसकी जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाई, क्यों ना हम लोग इसके बारे में विशेष जानकारी कर लें। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। आइए देर न कर हम उनसे जानकारी शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है उद्यानिकी फसलों में बहुस्तरीय कृषि प्रणाली कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, महेश कुमार धाकड़ जी। महेश जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये बहुस्तरीय कृषि प्रणाली है क्या? हम सभी को पता है कि बहुस्तरीय कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आप कम उपजाऊ या ऊपरवार भूमि में भी इसकी आप तकनीक को अपना सकते हैं। तो इस तकनीक को अपनाने से आप जो आपकी खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसका आप उपयोग कर पाएंगे और उससे कुछ आमदनी आप उसको ले सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए मैं सबसे पहले किसान भाइयों को बताता हूं कि आप जो पौधे आपको लगाने हैं, किस प्रकार की बहुस्तरीय कृषि प्रणाली आपको लगानी है, उसका चयन कर लें। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप लीची आधारित बहुस्तरीय कृषि प्रणाली लगा सकते हैं और आम आधारित कृषि प्रणाली लगा सकते हैं। और जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ आप आंवला आधारित या कटहल आधारित बहुस्तरीय कृषि प्रणाली लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि बहुस्तरीय कृषि प्रणाली होता क्या है। ये एक सिस्टम है जिसमें हम एक ही खेत के अंदर अलग अलग प्रकार के ऊंचाई के आधार पे पौधे लगाते हैं। जो अधिक ऊंचाई के बड़े फल वृक्ष होते हैं उनको हम आधार फल वृक्ष बोलते हैं या मेन फल वृक्ष बोलते हैं। इसके बाद में जो उससे छोटे फल वृक्ष होते हैं उनको हम पूरक फल वृक्ष बोलते हैं या फिलर क्रॉप बोलते हैं। उसके बाद में जो अंतरसस्य या जो एनुअल क्रॉप हम लेते हैं वो हम मौसम के अनुसार कोई भी उसके अंदर बची हुई ज़मीन में लगा सकते हैं। तो आधार फल वृक्षों के में मुख्यतः आम, लीची, कटहल और आंवला भी हम ले सकते हैं। इसी प्रकार पूरक फल वृक्ष में मुख्यतः अमरूद एक बहुत ही प्रचलित है। इस पर हमारे झारखंड में तो इसका बहुत ही प्रचलन है, तो आप अमरूद ले सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू भी करेंगे तो इसमें बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है, क्योंकि नींबू भी 3 साल के बाद से ही फल देना स्टार्ट कर देता है। तो नींबू भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप शरीफा भी ले सकते हैं और शरीफा के अलावा आप यहाँ पे जो नाशपाती है, सतालू है, उसको भी आप पूरक फल वृक्ष के रूप में ले सकते हैं। और रही बात जो हमारी मौसम आधारित कोई भी फसल लेने की, तो आप मौसम के अनुसार कोई भी फसल ले सकते हैं शुरुआती अवस्था में। और जब बहुस्तरीय कृषि प्रणाली जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, जब आपके
मुख्य वृक्ष और पूरा फल वृक्ष बड़े हो जाते हैं, तो उस अवस्था में किसान भाई जो छाया में होने लायक जो फसलें हैं, जैसे अदरक हो गया, हमारा हल्दी है, ओल है, तो आप इनको उस छाया वाली जगह पे आप ले सकते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो अर्ली स्टेज होते हैं, पौधे लगाते हैं, उसके बाद जो अर्ली स्टेज में हमारे किसान भाई देखभाल करेंगे वो कैसे हो गए जिससे कि कम से कम हमारे पौधे में नुकसान हो। मैं लगाने से पहले भी आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, वहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आपको पता है कि आप जो बहुस्तरीय कृषि प्रणाली है वो ऐसे जगह पे लगाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी जो ज़मीन है ऊपरवार है, कम उपजाऊ है और पानी की थोड़ी कमी है। तो उस अवस्था में मैं सबसे पहले पानी की मात्रा या पानी को सुनिश्चित करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप वहाँ डोबा का निर्माण करें, प्लास्टिक आधारित डोबा, जिसको सरकार भी बहुत ही प्रोत्साहित कर रही है आजकल। तो उस डोबे का आप ज़रूर निर्माण कर लें ताकि आप उसको पौधे को जो शुरुआती अवस्था में पानी की जो ज़रूरत है वो उसको पूरा कर सकें। डोबा आपको पता होगा कि हमारे जो केंद्र है उससे एक डोबे का जो साइज़ यहाँ से निर्धारित किया गया है कि 3 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, जिस पे पॉलीथीन से 200 माइक्रोन की पॉलीथीन से इसको कवर किया जाता है लाइनिंग को। तो इस प्रकार आप 10 से 12 पौधों के बीच में एक डोबा का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद जब बहुस्तरीय कृषि प्रणाली में आप पौधे का सिलेक्शन कर लेंगे तो आपको पौधे की कौन सी किस्म लगानी है उसको थोड़ा आप ध्यान में रखिए। जैसे आम में अभी प्रचलित है कि जो बहुत ही बड़े बड़े आम हो जाते हैं उसकी जगह आप अम्रपाली लगाएंगे जो बोनी किस्म है, तो आपको अधिक फल वृक्ष लगा सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। इसी प्रकार अमरूद में बहुत ही प्रचलित है हमारा सरदार गुआवा या इलाहाबाद सफ़ेदा, इस किस्म को लेंगे तो आपको अच्छी गुणवत्ता के फल मिलेंगे। तो किसान भाई पहले अच्छी गुणवत्ता के फल लेने के लिए किस्म का चुनाव कर लें और उसके साथ में अच्छे पौधे कहाँ से मिलते हैं उसको सुनिश्चित कर लीजिए। आप शुरुआती अवस्था में अगर इसको अनदेखी करेंगे तो बाद में आपको 5 साल या 10 साल के बाद लगेगा कि शायद आपने गलत पौधे की किस्म या गलत पौधा लगा दिया है। तो अच्छे किस्म के पौधे और अच्छी नर्सरी से, अच्छी रिकॉग्नाइज नर्सरी से या सरकारी संस्थान से जहाँ पौधे मिलते हैं आप वहाँ से उनको खरीदिए। मार्केट में कई बार पौधे वो दे देते हैं कि अच्छा है, लेकिन वो कई सालों के बाद वो अच्छा ख़राब निकलता है। तो ये बहुत ही आधारभूत जानकारी है जिसको किसान भाइयों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लगाते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें फल नहीं निकलते, तो इसके लिए हमारे किसान भाई कहाँ तक उत्तरदायी है? हाँ, एक बार जब बहुस्तरीय कृषि प्रणाली अब जब विकसित हो जाती है, फल वृक्ष आपके अच्छे लग जाते हैं, उसके बाद कई बार देखा गया है कि उसमें फल कम लगते हैं, मंजर बहुत आती है, फल झड़ जाते हैं। तो पहले तो फूल अच्छी तरह से आए, जैसे अमरूद हो गया, तो अमरूद में एक सस्य क्रिया होती है, उसको बोल सकते हैं हम प्रूनिंग, कटाई छटाई, वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अभी अमरूद का सीज़न है आने वाला है, तो अमरूद के सीज़न आने से पहले हम चाहते हैं कि अप्रैल मई के दौरान उसकी एक कटाई छटाई कर दी जाए। जो उसकी टहनियाँ हैं उसको लगभग आप 50% तक उसको काट दें ताकि आपको जो फसल मिलेगी अगली उसमें बहुत ही अच्छे आपके फूल आएंगे और उसमें फल लगेंगे और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और अधिक मात्रा में फल लगेंगे। अगर आप वो कटाई छटाई नहीं करेंगे तो आपकी जो फूल है वो बहुत ही कम मात्रा में आएंगे, उसी के साथ फल भी कम लगेंगे। इसी प्रकार से जैसे आम है, लीची है, इसमें आप जो निर्धारित मात्रा में जो आपको बताया गया है खाद वो ज़रूर डालें। और अगर आपको लग रहा है कि उसके आपको ज़्यादा मात्रा में फूल झड़ रहे हैं या फल झड़ रहे हैं तो बोरेक्स 0.3% का मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक बार स्प्रे, जब फ्लावरिंग की अवस्था में, एक बार जब मक्के के आकार का जब फल हो तब, और एक जब फल थोड़ा बड़ा हो जाए तो 3 अवस्था में उसका स्प्रे करेंगे। तो बोरोन की मात्रा हमारी मिट्टी में कम है तो बोरोन हम फोलियर स्प्रे के द्वारा, पर्णी छिड़काव के द्वारा पूरा करेंगे तो पौधे का जो झड़ना है फलों का वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो आम में जो देखा गया है कि जो मधुआ कीड़ा जो इसको हॉपर बोलते हैं वो काफ़ी लगता है, तो उसका नियंत्रण पहले से ही करके रखें। फ्लावरिंग आने से पहले आप इमिडाक्लोरोपिड का 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से छिड़काव करके रखें, तो वो मधुआ कीड़ा आपके मंजर में नहीं लगेगा अगर आप पहले से इसका प्रबंधन करके रखेंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारी इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपके आवश्यक मात्रा में जो फूल चाहिए आपको ज़रूर आएंगे। तो ऐसे में हमारे किसान भाई कौन सी देखभाल करेंगे कि उनकी मंजर कम गिरे और फल अधिक से अधिक लगेंगे? हाँ, मैंने बताया है जैसे आपको अभी, जैसे एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो कमी हमारे भूमि में देखी गई है तो उसको दूर करने के लिए हम या तो आप मिट्टी के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका
एप्लीकेशन करें, या फिर आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पर्णी छिड़काव फोलियर स्प्रे में आप जाइए। तो बोरोन और जिंक और आयरन ये 3 महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका आपको छिड़काव करना चाहिए, जिससे फल की गुणवत्ता भी अच्छी बढ़ती है और जो फल है वो झड़ना भी कम हो जाते हैं। और इसके साथ ही आप सुनिश्चित करें कि अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आप पौधों को पानी टाइम से देते रहें, वरना उससे आपका पानी की कमी नहीं होगी, स्ट्रेस में पौधा नहीं रहेगा, तो आपको अच्छी मात्रा में फल मिलेंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई उद्यान की फसल के बहुस्तरीय कृषि प्रणाली के बारे में। उम्मीद है कि आप उसका उपयोग करेंगे और अपने बागान को भी सुरक्षित रखेंगे। भाई बहुत अच्छी जानकारी हो गई और आशा करते हैं कि आप लोग इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। किसान भाई, हमारे पास और भी जानकारियां हैं, लेकिन हम आपसे चाहेंगे एक छोटा सा अनुरोध और एक छोटा सा संदेश हम लोग यहाँ चल के मिल के देख लेते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भाई बहुत अच्छी जानकारी, छोटी सी जानकारी, लेकिन इसमें छुपी हुई गुड़ बातें जो हमें काफ़ी सहायता प्रदान करती हैं अपनी खेती बाड़ी के काम में। किसान भाई, जहाँ तक दूसरी जानकारी की बात है, देखिए गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, आम में मंजर आ चुके हैं, अब उसमें टिकोरे भी लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा, उसमें जो लगने वाले कीट हैं उनका हम लोग कैसे प्रबंधन करें, कैसे उसके प्रभाव दुष्प्रभाव से हम उसे कैसे बचाएं, इसकी जानकारी हमें होनी बहुत ज़रूरी है। और जानकारी हमें विशेषज्ञ से मिलती है, तो क्यों ना हम विशेषज्ञ से जुड़ जाएं और ये बहुत अच्छी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। आज हम बात करेंगे आम पे होने वाले समेकित कीटों के प्रबंधन के बारे में। तो सर आप बताएं कि समेकित कीट प्रबंधन होता क्या है? समेकित कीट प्रबंधन की बात अगर हम करें तो कम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर हम कीड़ा के नियंत्रण हेतु 2 या 2 से अधिक विधि का इस्तेमाल एक साथ अगर हम करते हैं तो उसे समेकित कीट प्रबंधन विधि कहते हैं। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय आम के मंजर आए हुए हैं, तो इस समय किस प्रकार के कीड़ों का प्रकोप का होने का ज़्यादा चांसेस होता है? ऐसा देखा जाए तो आम के फसल में बहुत सारे कीड़ों का आक्रमण होता है, लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि जो मुख्य रूप से इस समय में किस कीड़ों का आक्रमण होता है, तो यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है, जो कि हर एक जगह इस कीड़ा की समस्या को देखा जा सकता है। मधुआ कीट सबसे पहला है कि जो मधुआ कीट, दूसरा है दहिया कीट। मधुआ कीट का जब आक्रमण होता है उस समय में पत्ता पे आपको दूर से ही स्पष्ट दिखाई देगा कि जो धूप में अगर पत्ता को देखेंगे कि जो लगेगा कि जो तेल की तरह कुछ लगा हुआ है। अगर इस तरह का कुछ आपको दिखाई देता है कि समझिए कि मधुआ कीट का आक्रमण हुआ है। मधुआ कीट का आक्रमण फरवरी से ही शुरू हो जाता है। मंजर पे खास करके दिखाई देना शुरू हो जाता है फरवरी से। रस चूसता है, जैसे वहाँ रस चूसेगा, मंजर से रस चूस लेगा, मंजर का जो डंठल होता है वहाँ से रस चूसेगा और उसके चलते मंजर सूखना शुरू हो जाएगा। अगर इस कीड़े का आक्रमण और भी आगे रहता है, अगर हम प्रबंधन सही समय पे नहीं किए और भी आगे इसका आक्रमण रहा, तो जिस समय में फल बनना शुरू होता है उस समय में क्या होगा कि जब फल गिरना शुरू हो जाएगा, फल तो बनेगा लेकिन वो गिरना शुरू हो जाएगा, फल गिरना शुरू हो जाएगा। सर जानना चाहते हैं कि मतलब अभी जो है जैविक तरीका जो अपनाया जा रहा है, अभी प्रचलन में आ रहा है, तो उसका कोई जैविक उपाय भी है इससे निपटने का? जैविक उपाय भी है, खास करके अभी हम जैविक पूरी तरह से इसके लिए हम नहीं कह सकते, मधुआ कीट के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिलीबग जो है उसके लिए हम जैविक के अलावा भी एक उपाय है जिसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक आता है अल्काथीन सीट। अल्काथीन सीट
400 गेज का हम उसमें लेते हैं और 25 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। और उसका हम जैसे ही जड़ दिखाई देता है, जड़ के पास जो है उसको लपेट देते हैं उसमें। अच्छा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि दहिया कीट के बारे में जैसे कि हम बताएं, दहिया कीट का आक्रमण नवंबर से जो सक्रिय रहता है, वो कीड़ा जो सक्रिय रहता है नवंबर से लेकर के मई तक वो सक्रिय अवस्था में रहता है। और उसका अंडा अवस्था जो होता है वो मिट्टी में होता है। जैसे दिसंबर के समय में क्या होगा कि अंडा में से उसका पिल्लू जो लार्वल अवस्था जो होता है वो निकलेगा और वहाँ से फिर जड़ के द्वारा ऊपर चढ़ना शुरू होता है। तो अगर हम ये सीट हम लगा देते हैं उसमें तो वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। दूसरा, और अगर हम अक्टूबर से किसान भाई अगर ध्यान देंगे तो अक्टूबर में एक बार अगर मिट्टी जड़ के पास मिट्टी को खोद दें, जैसे कि गहरी जुताई वगैरह सब जो कहते हैं, चाहे कुदाल से गहरा खोद दें, मिट्टी पलट दें, तो इससे होगा क्या कि जो भी अंडा उसमें रहता है वो खत्म हो जाएगा। और साथ साथ वहाँ पे क्लोरपायरीफॉस आधारित दवा 250 ग्राम प्रति पौधा की दर से वहाँ मिट्टी में मिला दें, जिससे कि दहिया कीट का आक्रमण खत्म हो सके। जो किसान भाई पहले कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर पाए हैं मधुआ कीट के प्रबंधन हेतु, उन्हें हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि अभी वो जल्द से जल्द एक बार कम से कम छिड़काव करें मोनोक्रोटोफॉस या कार्बेरिल आधारित दवा का छिड़काव करें। कार्बेरिल आधारित दवा लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अगर मोनोक्रोटोफॉस आधारित दवा लेते हैं तो 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें। इससे होगा कि जो मधुआ कीट का आक्रमण रुक जाएगा। फेरोमोन ट्रैप का भी हम इस्तेमाल करते हैं और फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल हम फल मक्खी के नर को ट्रैप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी हर एक कीट के लिए फेरोमोन ट्रैप जो ल्योर होता है उसका अभी खोज नहीं हो पाया है और उसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। केवल वो फल मक्खी के अगेंस्ट में किया गया है उसका प्रयोग। तो उसमें हम करते क्या है कि मिथाइल यूजिनॉल हम लेते हैं उसका, जो कि एक कॉटन में और या नहीं तो ऑलरेडी जो है एक रबर के द्वारा जो बना हुआ कंपनी का आता है वो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पे हमें कीड़ा को, ठीक है, वो ल्योर तो है कि जो कीड़ा को आकर्षित करने के लिए कीड़ा को आकर्षित कर लिया। अब रही बात जो कीड़ा आया उसे हम पकड़ करके कैसे हम रखें वहाँ पे जिससे कि वहीं वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए फिर हम एक ट्रैप का वहीं पे व्यवस्था किए हुए रहते हैं। जैसे कि अगर कोई डब्बा है उस डब्बा को काट करके उसमें एक पानी हम रखें, पानी में कोई भी कीटनाशक दवा जैसे क्लोरपायरीफॉस हुआ, कोई भी कीटनाशक दवा हम उसमें मिला देते हैं और उसके ऊपर में वही ल्योर जो कि फेरोमोन होता है उसमें वो लगा हुआ रहता है। तो फेरोमोन के चलते जो भी नर फल मक्खी होते हैं वो आकर्षित होता है और जैसे आकर्षित हुआ वहाँ पे उस पानी में जाकर के गिरता है और क्योंकि आप पानी में वहाँ कीटनाशक मिलाए हुए हैं वो वहीं पे मर जाता है। तो इस तरह से हम फल मक्खी का भी प्रबंधन कर सकते हैं अच्छी तरह। जैसा कि ये तो हम अभी तक जो भी बात किए, हम कीड़ों के बारे में बात किए, इसमें बहुत सारे रोग भी आते हैं। आम के फसल में बहुत सारे रोग भी आते हैं जैसे कि एंथ्रैक्नोज में होता क्या है कि आप देखते हैं किसान भाई की जो पत्ता पे पूरी तरह से दाग तरह का बना हुआ रहता है और उसका अगर सही समय पे आप नियंत्रण नहीं किए तो जिस समय में फल बड़ा होता है उस समय भी फल पे दाग जैसा पूरी तरह से छोटा दाग बनना शुरू हो जाता है। तो वो एंथ्रैक्नोज बीमारी है। अगर इसका सही समय पे उपचार अगर नहीं किया गया तो जो भी आपका फल होगा उसका मार्केट वैल्यू पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर इस तरह का बीमारी आपको पत्तों पे चाहे कहीं इस तरह से दिखाई दे, तुरंत उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित दवा जो कि बाज़ार में बहुतों नाम से उपलब्ध है, ब्लैटॉक्स 50 के नाम से उपलब्ध है, क्यूरेक्स 50 के नाम से उपलब्ध है, ब्लू कॉपर के नाम से उपलब्ध है, उसमें से कोई भी एक दवा ले करके उसका मात्रा रहेगा 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उसका घोल बना करके और पौधा पे अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी।
वाह किसान भाई, हम आशा करते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञ ने हमारे उद्यानिकी फसल के बारे में हमें जानकारी दी और साथ में जहाँ में जो लगने वाले कीट हैं उनका प्रबंधन हम कैसे करें इसके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिली, मैं आशा करता हूँ इससे आप ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएंगे और लाभ उठाते हुए अपने आय में आप ज़रूर से ज़रूर वृद्धि करेंगे। किसान भाई आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हमें चलना है IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहने की संभावना है। कई इलाकों में औसतन 4 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गर्मा धान वाले खेत में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें। जो किसान देर से रोपाई किए हैं वे 20 से 25 दिन बाद यूरिया का पहला भुरकाव करें। गर्मा मूंग की बुआई कर चुके किसान खेत में नमी की कमी देखें तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई से पहले निकाई गुड़ाई जरूर करें। तो लीजिए भाई, हम IMD पुणे से भी लौट आए और वहाँ से ढेरों जानकारियाँ भी बटोर लाए। किसान भाई अब हम चाहेंगे आपसे विदा लेना, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एकदम तैयार हैं हमारे कार्यक्रम का पता नोट करने के लिए। तो बिल्कुल भाई, आप जल्दी से जल्दी अपना कलम और कॉपी निकाल के तैयार रहिए। कार्यक्रम का पता इस प्रकार से है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन संख्या है 834001। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूँ आप हमें अपने माध्यम से, अपने खत के माध्यम से ज़रूर अपने विचार लिख भेजेंगे। आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। लेकिन अब अपने गंदरू भाई को, हमारे तमाम टीम को अब इजाज़त दें। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय ज़रूर से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। जोहार।